तो इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 2 में पिछले लेक्चर में हमने औसत वेग, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, चाल वेग में अंतर, ठीक है ना, आदि आदि चीजों पर बात की थी, इन सबको पढ़ा था। आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे सामने है। यह है एक कार स्थान A से B तक रेखीय गति करती हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से क्या करती है, जाती है, और फिर वो वापस आ रही है तुरंत लौटी। तो किस चाल से लौटी? अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटी। तो वो कह रहा है कि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हल कैसे करना है देखें। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो स्थान है, ए स्थान A हो गया, दूसरा स्थान B हो गया। हमारे पास दूरी भी नहीं है, हमारे पास टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हमने माना कि इन दोनों के बीच की दूरी x किलोमीटर है। कितनी है? ये मैंने अपने मन से दो स्थान ले लिए A और B, उनके बीच की दूरी कितनी है? तो अपन ने माना, यहां से शुरू करते हैं कि माना A तथा B के बीच की दूरी कितनी है? x किलोमीटर है। हमने इसको x किलोमीटर मान लिया, ठीक है ना। अब जब वो जा रही है, जैसे हमें निकालना क्या है, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल का सूत्र कुल दूरी बटे कुल समांतराल। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे, तो हमें टोटल दूरी पता करना है कितनी हुई। तो एक बात बताइए, वो A से B तक गई, कितना चलेगी? x। कितना चलेगी? और फिर B से A तक आएगी तो x और चलेगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2x होगी ना। तो दूरी तो हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि कुल दूरी कितनी है। अब समय और पता चल जाए कि कितना लगा है। तो मेन कैलकुलेशन का है इसमें टाइम का, कि हमें टाइम पता लगाना है कि कितना लगेगा। तो आपको एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो ये सूत्र होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। एक बात बताओ, अगर मैं समय को यहाँ ले आऊं, चाल यहाँ आ जाएगी, तो समय बराबर क्या होगा? हाँ, तो बस इस सूत्र का आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 सूत्र लिखे हैं, है ना। एक्चुअली में इसमें 3 सूत्र हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये 3 in 1 फार्मूला है। इसको 3 तरीके से देखना है आपको। क्या क्या 3 सूत्र कौन कौन से हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना। ये 3 फार्मूले हैं। तो माना A से B तक की दूरी x किलोमीटर है, इसलिए कार को A से B तक जाने में लगा समय। कितना समय लगेगा बताओ? जाने में लगा समय, मैं इसको नाम T1 मान देता हूं। तो समय का सूत्र क्या होता है? T बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटे तो दूरी कितनी है? x। अरे जाने की है A से B तक, 2x कहां से आएगा? अभी तो जा रही है, तो दूरी है x और चाल है 40। और चाल में देखो समय लगा है घंटा, तो x बटे 40 घंटे लगेंगे उसको। क्या ये बात सबको क्लियर है? कितने घंटे लगेंगे उसको? A से, अब वापस लौटाओ उसको, तो B से A तक वापस आने में लगा समय, तो बताओ कितना लगेगा? लगा समय। तो समय के लिए सूत्र, इसको मैं T' मान लेता हूं, समय को T' बराबर सूत्र लगेगा दूरी बटे, लेकिन दूरी कितनी है? x यार। अरे यार B से A तक की पूछ रहा है केवल यार। यहां से सागर 70 किलोमीटर है, तो सागर से आएगा। अभी मैंने कुल थोड़ी पूछी आपसे। जब मैं पूछू कुल, आने जाने में तय की गई कुल, तब 2x बोलना है।
मैंने कुल दूरी पूछी क्या अभी? मैंने जो पूछ रहा है वो बताओ। मैंने बोला बी से ए तक वापस आने में लगा समय, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? एक्स। और चाल कितनी है? 60। तो एक्स बटे 60 घंटे इतना समय लगेगा। कम समय लगेगा ना आने में। अब कुल समय कितना लगा? इसलिए यात्रा का कुल समय। अब यात्रा मतलब जाना और आना, यात्रा का कुल समय। कुल समय दोनों को टोटल कर दो, जोड़ दो, तो x बटे 40 धन x बटे लघुत्तम कितना आएगा? 100 आएगा। वेरी गुड। 120 आएगा लघुत्तम। 40 और 60 का लघुत्तम कितना आएगा? सोच के उत्तर बोला करो, सब बच्चे देखेंगे इसमें कि मॉडल के बच्चे कैसा उत्तर दे रहे हैं। लघुत्तम के लिए उसको जोड़ रहे हैं, और मैं नाम तुम्हारा ले नहीं रहा हूं, नहीं तो वो भी फेमस हो जाएगा। तो लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर? 120। अब 120 को 40 से भाग दो, 3, 40 दिया 120, तो यहाँ पर 3x आएगा, और 60 से भाग दो तो यहाँ पर 2x आएगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 5x बटे 120। ये हमारा टोटल टाइम निकल आया। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, अब ये नीचे का स्टेप यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसको अलग कर देते हैं, यहाँ से लिखते हैं। तो टोटल टाइम हो गया 3x 2x कितना होगा? बटे 120 घंटे, इतना समय लगेगा। ठीक है ना? अब मैं आपसे, ये क्या निकल आया हमारा यात्रा का? अब बताओ कुल दूरी कितनी होगी? तो आने जाने में तय की गई कुल दूरी, आने जाने में तय की गई कुल दूरी। अब आप कुल दूरी बता दो। अब मैं कुल दूरी पूछ रहा हूं। x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? x किलोमीटर जाने का, x किलोमीटर आने का, कितना होगा? अब हमें चाहिए औसत चाल। तो इसलिए औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यही होता है ना, कुल समयांतराल। तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल समय कितना है? 5x बटे, तो हम 5x बटे 120 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2x गुणित 120 बटे x से x, 5 से 120 काट दो और 2 से गुणा कर दो, तो 5 से काटेंगे तो 60 आएगा। अरे 5 24 आएगा ना, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 2 गुणित 24। ओहो, आंसर कितना आया? 48 आया। और आप लोगों को क्या लग रहा था? 50 लग रहा था आंसर आपको लग रहा था कि कितना आएगा? 50 आएगा। आया कितना है? 48। ये वाला स्टेप फिर से नहीं आ रहा है बोर्ड में, तो यहां से आगे इसी में लिख देते हैं बराबर। तो कितना आएगा? 2 गुणित 24 बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आएगा। तो बताइए औसत चाल कितनी निकली? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और लग कितनी रही थी? आपको 50 लग रही थी, 48 निकली। यानी कि देखो कितना अंतर आ गया। समझ आ रही ना बात? तो इसमें गलती इसलिए हो रही थी क्योंकि आप तो उसका स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी औसत में कर रहे थे कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, जबकि यहाँ पर तो कुल दूरी और कुल समय, ये वाला काम होना है। तो ना तो यहाँ पर हमारे पास दूरी है कि उन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, कुछ पता नहीं है, ना हमें समय का कुछ ज्ञान है, सिर्फ चाल दी है बस। ठीक है ना? तो आपको दूरी मान लेते हैं x। क्लियर होगी ना बात? दूरी x मान लिया, तो पहले हमने a से b तक जाने का समय निकाला, फिर b से a तक रिटर्न का समय निकाला, टोटल कर दिया तो समय निकल आया।
और सूत्र हमारे पास है कुल दूरी बटे कुल समय। तो जाने की दूरी आने की दूरी, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगी 2x, 2x अपॉन 5x बाई 120 माने कुल टाइम इंटरवल। तो आपने उससे भाग दिया तो अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये क्या सबको क्लियर हो गया। अब इसमें और भी तो कुछ ज्ञात करना है। ये क्या निकला आपका, अभी क्या चाहिए, औसत वेग का सूत्र बोलिए। औसत वेग का सूत्र, औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। सूत्र तो वही होना है। इसमें बोलना है कुल दूरी। देखो चीजों की परिभाषाएं पढ़ना अलग बात है। अब आप छोटे छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, है ना, बड़ी रद्दी कर दी है फिजिक्स आपने। तो औसत वेग, जब यहाँ पर वेग बोलेंगे तो यहाँ पर विस्थापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। समझ आएगी ना बात। तो कुल क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। आगे ना बात समझ में। तो कुल विस्थापन हमारे पास आ गया। तो अब विस्थापन कितना होगा कुल में, ये पूछ रहा हूं। कुल विस्थापन कितना होगा सोचिए और जल्दी से बोलिए, वीडियो लंबा हो रहा है। कुल विस्थापन कितना होगा, 0। वेरी गुड। कितना होगा, देखो कितना प्यारा आंसर दिया भाई। जहां से चली थी वहीं आ गई ना, ऐसे चली थी। तो आपसे पूछा है संपूर्ण यात्रा का, तो संपूर्ण यात्रा कौन सी कहलाएगी, जाने की और आने की। तो जहां से चले तो वहीं आ गए। तो सर्कल पर नहीं बताया था आपको कि ए से चले और ए पर वापस आ गया, तो दूरी तो थी 2πr और विस्थापन क्या था, यहाँ पर विस्थापन 0। क्यों, क्योंकि अंतिम स्थिति भी वही है। और हमने क्या पढ़ा था कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन वही है, इनिशियल पोजीशन वही है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0। अब एक बात बताओ, टाइम तो यही रहेगा। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, और 0 में इससे भाग दे दो, हो गया हमारा। 0 आना है। औसत वेग क्या आएगा, औसत वेग यहाँ पर 0 होगा। तो अगर मैं इसको औसत वेग के लिए आगे बढ़ाऊं तो इस तरह वाला साफ करके यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखना जरा क्या आएगा, देखो। तो यहाँ कुल विस्थापन कितना होगा, यहाँ कुल विस्थापन, विस्थापन की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की। तो कुल विस्थापन 0 होगा। कितना होगा, 0। इसलिए औसत वेग बराबर होगा, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी। तो औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन, हाँ कुल विस्थापन, इसमें दूरी बोलते हैं, इसमें क्या बोलना है, बटे कुल समांतराल, कुल समयांतराल। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 अपॉन 5x बाई 120। अब 0 को तो किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर उसका औसत वेग 0 है और औसत चाल है वो 48 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आया। अब देखिए क्या होगा, अब देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को जब हम कंपटीशन के लिए करते हैं, ये केवल तभी लगाना है फार्मूला जब संपूर्ण यात्रा की बात हो। जैसे ए से बी तक गई और फिर वापस ए पर आई, तभी ये फार्मूला लगाना है। ठीक है ना। तो फार्मूला होता है हमारे पास 2uv या 2 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये है सूत्र औसत चाल का, ये सूत्र। तो कंपटीशन वाले क्या करते हैं, सूत्र को रट्टा मार लेते हैं। सूत्र का रट्टा मार लिया, अब इसमें वैल्यू लिखो, v1 है जाने का और v2 है आने का। चलो रखो वैल्यू, दो v1 की वैल्यू 40, v2 की वैल्यू बटे 40 धन तो जगह 6 चौके दूनी 48, तो 4800 बटे 100। देखो आंसर क्या निकला,
48 किलोमीटर पर आवर। पूरा तामझाम ये हो गया, पूरा तामझाम ये हो गया। अब ये सारा का सारा क्वेश्चन जिसमें हमने पूरा पीरियड लगाया वो कितने में हो गया, लेकिन इसके लिए आपको ये सूत्र रटने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखो अंतर क्या होता है, मैं आपको बताऊं कितने अच्छे से सो रही है। तो मेरा तो पढ़ाना सार्थक हो गया, बच्चे सो भी लेते हैं, है ना। तो अब इसमें देखें तो ये एक्चुअली में ये विधियां पता है कब ठीक रहती हैं, जब आपको फिजिक्स अच्छे से आती हो। समझ आएगी बात, जब आपको फिजिक्स अच्छे से आती हो तब ये विधियां आपको ठीक हैं। कहां तक याद करोगे इन सूत्रों को, कितने रटोगे, आपके लिए अलग हो जाएगा, बाकी आपके लिए अलग हो जाएगा, वो तो दिक्कत ही दिक्कत है। समझ में आएगी ना बात। तो अगर आपको मतलब थ्योरी नहीं आती है पूरी की ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक ये चीजें काम की नहीं। ज्यादातर बच्चों से क्या गलती होती है मैं आपको बता दूं वीडियो के माध्यम से, इसको बार बार सुनना। वो क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं लेकिन थ्योरी के डिटेल पर फोकस नहीं करते। अब इससे दिक्कत क्या होती है, उनकी थ्योरी क्या नहीं है, क्लियर नहीं है, थ्योरी क्लियर नहीं है और कंपटीशन में उतर गए हैं। अब उनको बहुत फास्ट और शॉर्ट कराना है तो वो बताते हैं ट्रिक, और ट्रिक उन्हीं बच्चों के अच्छी तरह पल्ले पड़ती हैं जिनकी थ्योरी क्या हो, क्लियर। समझ आएगी ना बात। पिछले आप जिस भी बच्चे से बात करेंगे कंपटीशन वाले में बोलता है जिसने एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ लिया वो उसके कंपटीशन निकल जाता है। समझ आएगी ना बात, इतना अच्छे से डिटेल और प्रैक्टिस तमाम। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, कुछ भी करते रहो। समझ आएगी ना बात। लेकिन थ्योरी को बहुत अच्छे से क्या करो, क्लियर करो अच्छे से। थ्योरी क्यों आ रही है 48, तो देखो अपना पूरा टाइम के साथ कैलकुलेशन साथ किया तो कितनी बातें क्लियर हुई आपकी। अच्छा ये बताओ क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर, ये तो सीधा आंसर आ गया। आपने सीखा वाकई में औसत चाल ये ऐसी निकाली जाती है, जो फार्मूला भूल गए थे वो क्या आ गया, आपको पता चला कि हाँ टोटल दूरी यहाँ पर इतनी क्यों हो रही है, आपको ये पता चल रहा है कि विस्थापन 0 क्यों हो रहा है। क्या इसमें इन सब चीजों की आवश्यकता है, यहाँ तो सारा कुछ खत्म ही है। ये तो कभी जान ही नहीं पाओगे कि आने जाने की दूरी कितनी हो रही है, तो कभी जान ही नहीं पाओगे। इसलिए थ्योरी पर फोकस करना बहुत जरूरी है। समझ आएगी ना बात। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको ग्राफ से ही उठते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं स्थिति समय ग्राफ पर, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अब कोई पूछिए कहलाता क्या है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वाई एक्स पर और टाइम को एक्स एक्स पर लेकर एक ग्राफ प्लाट करें तो उसको हम स्थिति समय ग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले ली, एक्स अक्ष और ये कौन सी हो गई, वाई एक्स, एक्स अक्ष वाई एक्स। एक्स अक्ष को मैंने टाइम एक्सिस लिया, यहाँ पर मैंने समय ले लिया है, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, समय। यहाँ पर ले ली है पोजीशन, यानी कि मैंने इस अक्ष पर क्या ली है, उसकी स्थिति, स्थिति एक्स इस अक्ष पर लिया है और टाइम टी को यहाँ पर लिया है। अब हम एक ग्राफ खींचे तो उसको बोलते हैं क्या, स्थिति समय ग्राफ। जरा ध्यान देना, मैं पहला ग्राफ खींच रहा हूं और देखते हैं कैसा आता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट है। मूल बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है एक ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझसे आप कितनी दूर हैं, तो मैं हो गया मूल बिंदु, मुझसे दूरी नापी जा रही है तो मुझे क्या कहेंगे, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट। मेरे पास दूरी 0 कहलाई और फिर मुझसे दूरी शुरू हो रही है। या मैं पूछूं उस खिड़की से कितना दूर है, तो वो खिड़की क्या बन गई उसके लिए, मूल बिंदु प्रारंभिक बिंदु बन गई। वहां से दूरी पूछी मैंने, यहाँ से थोड़ी पूछी। बात समझ आ रही। तो जहां से हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन वो क्या कहलाएगा हमारा, ओरिजिन मूल बिंदु, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या होगा, एक वस्तु है, एक वस्तु है और वो स्थिर है, स्थिर मतलब रखी है, क्या है, रखी है। और मान लीजिए मुझसे, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मुझसे वो 5 मीटर दूरी पर रखी है। कहां रखी है, क्या सबको समझ आ रही ना। तो मुझसे वो 5 मीटर दूरी पर है तो वो कहलाए उसकी प्रारंभिक स्थिति। स्टार्टिंग में मुझसे कितने दूर थी, अब लेकिन वो रखी है, चल नहीं रही है, क्या है,
रखी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वस्तु की स्थिति को मैं बोलता हूं एक्स और टाइम को बोल देता हूं टी, तो स्थिति अभी अगर मैं बात करूं अभी 12 बजे, तो उसकी स्थिति 12 बजे माने अभी मैं 12 बजे को मान लेता हूं जीरो टाइम। टाइम का भी कहीं ना कहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, तो जब हम टाइम का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं जीरो टाइम, माने समय का प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान इनिशियल टाइम, तो वो क्या हो गया, अब यहां से टाइम चालू होगा। तो पहले मान लीजिए बिल्कुल 12 बजे वस्तु जीरो टाइम पर वस्तु कहां पर थी, 5 मीटर दूरी पर थी मुझसे। कितनी दूरी पर थी, अब 5 सेकंड बाद बताओ कितनी दूर होगी, 5 मीटर ही, क्योंकि वो तो रखी है। क्या कर रही है वस्तु, कितनी दूर होगी। अच्छा बताओ 10 सेकंड बाद, अच्छा बताओ 15 सेकंड बाद। ये बात समझ में आ रही ना। ये टाइम इंक्रीज होता जाएगा पर पोजीशन कैसी रहेगी, क्यों। अब चल इसका ग्राफ खींचते हैं, आपको हमेशा याद हो जाएगा। ग्राफ खींचते हैं इसका। पहला बिंदु है 5 जीरो। अब मैंने चूंकि एक्स एक्स पर लिया है टाइम को, तो मैं टाइम यहां पर लूंगा और विस्थापन को कहा लिया है, इसको विस्थापन देखना, माने एक्स को आपको क्या देखना है, वाई देखना है, और इसको क्या देखना है आपको, एक्स देखना है, क्योंकि टाइम कहां पर लिया है मैंने। हमें यहां बना देता हूं 0, 5, 10, 15, 20, 25 टाइम हो गया। और यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 से दूरी है 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। ये 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। यहाँ पे मुझे कितना लिखना था, 15, 20, 25, 20, 25। ये है टाइम, ये क्या है, कई बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं। चलो पहला बिंदु क्या है, 0, 5, टाइम यहाँ पर है ना, तो ये 0 और ये 5, तो पहला बिंदु मिल गया। क्या सबको क्लियर है। दूसरा बिंदु 5, 5, 5 और 5, तो यहां पर आएगा, यही है ना 5, 5। चलो तीसरा बताओ, 10, 15, 10 और 5, सॉरी 10 और 5, तो 5 के सामने और 10 के ऊपर, यही होगा ना। अगला वाला, वेरी गुड, ऐसी ऐसी आती जाएंगे सारे। चलो सबको मिला दो, मिल गई ना। ये ग्राफ आप भूलेंगे तो नहीं कभी, कि मालूम क्या का ग्राफ है, ये है विराम अवस्था में रखी हुई वस्तु का स्थिति समय ग्राफ। रट्टा मार लू, देखकर समझ जाना किसका ग्राफ है ये, कितनी दूर रखी थी, वही रखी है। टाइम बढ़ रहा है तो मैंने टाइम और पोजीशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो हमेशा, तो इससे एक चीज याद कर लो, ध्यान देना सूत्र जो याद कर रहा है, विराम अवस्था में रखी हुई वस्तु का स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है। इसको याद करो। ये आपसे विकल्प में, ट्रू फॉल्स में, ब्लैंक्स में, कुछ में भी पूछा जा सकता है। क्या याद करना है बताओ मुझे। विराम अवस्था में स्थित वस्तु का स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है। क्लियर है। ऐसा कभी भी ऐसा ग्राफ देखो और यहाँ पोजीशन लिखा है और यहाँ पर टाइम, तो समझ देना कौन सी वस्तु का है। अब मानो क्या पूछते हैं क्वेश्चन, ग्राफ देंगे वो पूछेंगे कौन सी वस्तु का है, तो क्या बताना पड़ेगा, विराम अवस्था में स्थित वस्तु का स्थिति समय ग्राफ है। क्लियर है। जल्दी से बुक में देखो, ये दिख रहा है क्या तुम्हें, मिल गया सबको। पहले नंबर पे बना होगा, देख लो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है बुक में, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 ए, देखो ए नंबर पर, ए नंबर पर पेज नंबर 41 ए मिल गया। देखो पीछे लौट रहा, 41 प्रस्तावन के बाद है, और पीछे लौटिए, मिल गया। हाँ ये पुरानी बुक है, तो एक काम करो ना, चित्र 3.2 है, अगर चित्र का पता हो तो यही है, यही है, ये बेग का तो नहीं है। उसमें लिखा है नीचे देखो स्थिति समय ग्राफ, मिल गया, मिल गया है। आपको को समझ लीजिए। तो एक पहला क्लियर हो गया, कौन सी वस्तु का है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब एक काम करते हैं, अब वस्तु से गति कराते हैं।
क्या कराते हैं? अब देखो ग्राफ की गति। अब मान लीजिए ये वस्तु कितने पर रखी थी? अब एक चलना शुरू करती है। क्या कर रही है? और इसकी स्पीड एक समान है, एक समान गति से क्या कर रही है? चल रही है एक समान गति से। मान लीजिए थोड़ी देर की इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? पूरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है ना? बहुत कम बच्चों के दिमाग में फंस पाएंगी। अब वो पहले 0 टाइम पर कहां पर थी? अब बताओ उसकी स्पीड कितनी ली हमें? अब 5 नहीं 1 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? पर सेकंड है ना, 1 मीटर पर सेकंड मान लो ताकि ग्राफ में कैलकुलेशन सरल हो जाए। अब वो चल रही है तो 1 सेकंड बाद कहां पहुंचेगी? 6 मीटर पे। 6 मीटर पे पहुंचेगी। 1 सेकंड बाद कहां पहुंचेगी? मेरी होने जा रही है, मुझसे दूर जा रही है। 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। ये बात समझ में आ रही सबकी? अब एक कैलकुलेशन दिमाग में बैठ गया। तो एक वस्तु क्या कर रही है? 1 मीटर प्रति सेकंड से कहां जा रही है? गति कर रही है, हमसे दूर जा रही है। कितने से? अभी 5 पे खड़ी थी तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, और अगर मेरे पास खड़ी है तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। ये बात समझ में आ रही? मान लो मेरे पास खड़ी है, हम साथ में खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मेरा दोस्त खड़ा है। अब वो 1 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करता है तो कहां से स्टार्ट होगा? क्लियर है? अगर मुझसे 5 मीटर दूर खड़ा है तो कहां से स्टार्ट होगा? तो मान लो मुझसे 12 मीटर दूर खड़ा है तो आपको एक बात समझ में आ गई, ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, जहां से ग्राफ स्टार्ट होना है हो रहा है। ये बात हमें क्या बता रही है? कि वस्तु मूल बिंदु से प्रारंभ में उतनी दूर खड़ी थी, वहां से स्टार्ट हो रही है। ये बात सबको समझ में आ गई? चलो तो इसको मिटा देते हैं, अब हम दूसरा बना लेते हैं ग्राफ। अब वो शुरू से स्टार्ट हो रही है यहीं से, ठीक है ना? तो 0 टाइम पर कहां पर थी मेरे पास? आप देखना ध्यान से। 1 सेकंड बाद कहां पहुंचेगी? 1 मीटर दूर। 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, ठीक है ना? ऐसी आती जाएगी। अब आप सोचो कि सर ऐसा क्यों लेना? 2 ले लेते हैं, 5 ले लो। 5 लोगे तो पहले 0 0, फिर 1 पर 5, फिर 2 पर 10, 3 पर। बात समझ आ रही ना? ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, ग्राफ में कोई खास अंतर थोड़ी आएगा। तो पहला बिंदु मिलेगा हमें 1 1। क्या मिलेगा? मान लो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ लिखा है पहला 1, पहला बिंदु मिला 0 0, फिर मिलेगा 1 1, फिर मिलेगा 2 2, फिर मिलेगा ऐसे 5 5, ऐसे बिंदु मिलते जाएंगे, ऐसे मिलेंगे 5 5 पर 10 के सामने क्या मिलेगा? देखो 10 10, 15 के सामने कौन सा मिलेगा? तो सारे बिंदु देखो इस लाइन पर मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ये बताओ ये काय का ग्राफ है? अब तुमसे ग्राफ पूछा जा रहा है, ऐसा चित्र बना होगा तो पूछेंगे ये कौन सा ग्राफ है? तब हम बोलेंगे एक समान गति से गतिशील वस्तु का स्थिति समय ग्राफ है। ये यहां लिखेगा, वो यहां स्थिति ये तो लिखा रहेगा, लेकिन है कौन सी वस्तु का? क्लियर है ना? एक समान गति करती हुई वस्तु का यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसका स्थिति समय ग्राफ है। अबे जरूर नहीं यहीं से स्टार्ट हो, स्टार्ट तो यहां से भी हो सकता है, लेकिन उसका जो डिजाइन है वो ऐसा रहेगा। इस तरह की सीधी रेखा जाएगी जो किसी कोण पर या सच के साथ झुकी होगी। अभी समांतर थी ना, अब कैसी हो गई है? क्लियर होगी? बात नहीं हो रही है? अब इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए वस्तु अपनी स्पीड को बढ़ा रही है। क्या कर रही है? अब देखो मजे की बात, यानी कि अब गति असमान नहीं है, सॉरी एक समान नहीं है, तो कैसी है? असमान है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए असमान 2 प्रकार की, 3 प्रकार की हो सकता। गति बढ़ रही हो, पहले 5 पे 10 पे 15 पे 20 पे 30। हो सकता गति घट रही हो सकता है बड़े घटे बड़े घटे। क्या बात समझ में आ गई? तो मैं आपको एक बार में बता देता हूं उसका। अगर ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, इसका मतलब है गति बढ़ रही है। क्या कर रही है? याद रहेगा, याद रहेगा। क्या कर रही है? गति बड़ी बढ़ रही है। और अगर गति घटे बढ़े तो ग्राफ जिगजैग हो जाएगा। समझ आ गई ना बात? ग्राफ क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये गति क्या कर रही है?
बढ़ रही है। अगर कोई वस्तु हमारी पास आ रही हो तो उल्टा हो जाएगा ग्राफ, ऐसे आएगा, क्योंकि वो नीचे आ रही है ना, मतलब तो दूरी कम हो रही है, तो दूरी कम होगी तो ग्राफ कैसा आएगा, नीचे क्यों आएगा ऐसा। तो चूंकि स्थिति समय ग्राफ आपकी बुक में ज्यादा है नहीं, एक पुरानी वाली बुक थी जो मेरे हाथ में है, तो मैंने उसमें से आपको कुछ बता दिए। अब अपन दूसरी चीजों पर बात करते हैं, ठीक है ना। आपको ज्यादातर मेरी समझ से वेग समय ग्राफ से स्टार्ट है, उसमें वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ, ऐसे ही है ना। चलिए त्वरण के बारे में देखते हैं। त्वरण या एक्सेलरेशन क्या है, लास्ट लेकर के जाइए। समय के साथ वस्तु के वेग में, इसमें वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन नहीं बोलना, परिवर्तन की दर बोलना, बहुत अंतर है। वेग में परिवर्तन वेग कहलाता है, लेकिन वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, दर बोलना है, दर नहीं भूल जाना। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं त्वरण। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी निकालते कैसे हैं, जब भी दर निकालना हो तो समय से भाग देना पड़ता है। मान लीजिए एक वस्तु है, वो चल रही है और उसका वेग बदल रहा है। अब मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में वेग में डेल्टा भी परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है, डेल्टा भी परिवर्तन, इसमें वेक्टर लगा देता हूं, वेग सदिश राशि। तो डेल्टा टी समय में वेग में कितना परिवर्तन होता है, तो आप बता सकते हो परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल्टा भी बटे डेल्टा टी, क्योंकि दर कहलाती है एक समय में, एकांक समय में। तो डेल्टा टी समय में डेल्टा भी परिवर्तन, तो एकांक समय में कितना परिवर्तन होगा, एकांक समय में, तो ये परिवर्तन की दर कहलाएगी। तो इसमें होगा डेल्टा भी बटे डेल्टा टी, इसका परिवर्तन होगा। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब समझ आएगी ना बात, ये कहलाता है एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण माने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड से एक्सीलेटर। एक्सीलेटर क्या करता है, गाड़ी को एक्सीलेटेड करता है, इसलिए उसको एक्सीलेटर बोलते हैं, एक्सीलेटेड करता है। एक्सीलेटेड करना मतलब त्वरित करना, क्या करना, वह गाड़ी में त्वरण पैदा करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, एक्सीलेटर है। गाड़ी को एक्सीलरेटेड करता है, इसलिए उसका नाम है एक्सीलेटर। समझ ना बात, आपने खींचा गाड़ी तेज ना जाए, आपने डाउन किया गाड़ी स्लो, तो क्या कर रहा है वो, गाड़ी को एक्सीलरेटेड कर रहा है, त्वरित कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, एक्सीलेटर हो गया, त्वरक। समझ आएगी ना बात। तो ये होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर, तो इसका फॉर्मूला होता है भाषा में, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समांतराल, क्या होगा, ठीक है ना। अब ये वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा, वेग में परिवर्तन का मात्रक कोई होगा, वेग का मात्रक होगा, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति, और समय का मात्रक सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 की पावर हो जाएगी, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड वर्ग। क्या होता है त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक नहीं भूलना, क्योंकि त्वरण से ही बल बनेगा, बल से ये कार्य होगा, कार्य से शक्ति आएगी, शक्ति की ऊर्जा चाहिए, सब यहीं से होंगे शुरू, समझ आएगी ना बात, सब यहीं से शुरू होना है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड वर्ग, सेकंड पे वर्ग लगाना है, ठीक है ना। और यही सदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में।